हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के जो है यूनिट फर्स्ट से हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो है टाइप्स ऑफ एग के बारे में। एक लेक्चर हमारा छूट गया था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत तरीके से हार्मोनल कंट्रोल में होता है और थोड़ा सा बहुत मेस हार्मोनल कंट्रोल है, तो जनरली चीजें समझ में कम आती है। तो आज हम लोग उन सब चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और एक एक हार्मोन्स का फंक्शन देखने का प्रयास करेंगे, कौन सा हार्मोन्स किस ऑर्डर में काम करता है। बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार जो है कंफ्यूजन हो जाता है। सारे एग्जाम्स में आते हैं, नीट का हो, CSIR नेट का हो, या आपका TGT PGT जो आपके टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं, उनमें सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आज हम बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारी फिजियोलॉजी को साथ में मिलाकर इसको डील करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम लोग सारी चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बातें कर रहे हैं, जिसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। और यह जो है प्राइमेट्स का करेक्टर होता है। प्राइमेट्स में 3 आते हैं, ह्यूमन आता है, एप्स आता है और मंकी आता है। एक ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसके अंदर जो आपका मैमेलिया में ऑर्डर है, क्लास मैमेलिया है जिसके अंदर ऑर्डर है। प्राइमेटा के अंदर 3 आते हैं, ह्यूमन, मंकी और आपका एप्स आते हैं। ये बेसिकली हम लोग ह्यूमन के अंदर देखते हैं, ह्यूमन फीमेल के अंदर कैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और एवरेज जो टाइम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो माना जाता है 28 डेज। ये एवरेज टाइम है, क्योंकि जो है 12 मंथ का ईयर होता है, जिसमें ये फ्लक्चुएट भी करता रहता है ड्यू टू जो है रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन फीमेल। किस तरह से वो, अगर वो एक्सरसाइज कर रही है, एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल रहता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में आजकल सब एक बहुत कॉमन सी समस्या है, जिसकी कोई बीमारी है ही नहीं, जिसका बहुत ज्यादा जो है प्रोफेशनली यूज किया जा रहा है बाय द डॉक्टर्स, लाइक मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट। और ज्यादातर जो है फीमेल्स के अंदर से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कंसीव करने में बेबी को, या ओवरी, बेसिकली कंसीव करने में बेबी को आता है, तो उसके जो इश्यूज हैं वो बेसिकली रिलेटेड कुछ और होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर किसी और तरीके से अपना कर रहा है टू अर्न मनी। वो किसी न किसी तरीके से उसको जो है आपका मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको फाइनेंशियली अनस्टेबल बनाता है, तमाम तरह के इश्यूज बता करके। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे बड़ी समस्या है सोसाइटी के अंदर ह्यूमन फीमेल में, वो PCOD की है। PCOD जो है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है आपका डिजीज है, या सिंड्रोम भी कह सकते हो इसको। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर, और जिससे जो है एक प्रॉपर हेल्दी जो है ओवम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है सेकेंडरी oocyte के रूप में। तो इसके लिए बहुत कोई बीमारी है नहीं, बहुत नॉर्मल सी दवाएं, अगर अच्छा डॉक्टर है तो नॉर्मल सी दवा से भी इसको करेक्ट कर सकता है। और साथ में आपको एक्सरसाइज करने होते हैं, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसे डेली आपको वॉक करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप जैसे सैलेड है, मतलब फाइबर्स खाना है, सैलेड खाना है, और जो है कर्ड, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, वेट को कम करना है। और ये सबसे बड़ा इलाज है इस चीज का। अगर आप इससे बचना चाहते हैं PCOD से, तो इससे अच्छा कुछ भी इलाज नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको क्योर नहीं कर सकता है, केवल आपके पैसे को वो जो है वेस्ट करेगा, अपने पास खींचेगा, आपको जो है फाइनेंशियली अनस्टेबल बनाएगा, और जो बाद में आपको टेंशन भी क्रिएट करता है कि आप इतना पैसा भी खर्चा कर रहे हो और चीजें भी सॉल्व नहीं हो रही। तो ऐसा कोई बीमारी कोई है नहीं मेडिकल साइंस में, इसकी आज तक कोई PCOD की दवा नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये आपके जो है डेली रूटीन से रिलेटेड है, आपके फिजिकली एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आजकल लोग बहुत आलसी हो गए, प्लस खाने की जो तमाम तरह के जो है आपके जो बाहर से खाने के डिलीवरी फूड्स जो आते हैं, उन पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो ये सब कहीं ना कहीं रीजन है, अनहेल्दी फूड और जो है अनहेल्दी लाइफ, जो लाइफ स्टाइल है, दोनों इसके लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है। तो
ये जो समस्या है बेसिकली रिलेटेड किससे होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिससे इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर हो जाने के कारण क्या होती है प्रॉब्लम कि कई बार फ्लैक्चुएट कर जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है नॉर्मली 28 डेज का होना चाहिए, एवरेज मान के चलिए। तो इस तरीके से अगर 28 डेज का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो लगभग एक साल में अगर उसके जो है ईयर के अंदर जो है कोई गैस्ट्रेशनल एमनोरिया नहीं आ रहा है। एमनोरिया एक मेडिकल टर्म है जिसमें कहा जाता है कि वो टेम्पररी जो है टाइम्स के लिए जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शांत हो, मतलब सिसेशन हो जाता है, मतलब कि नहीं आता है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो ह्यूमन फीमेल होती है वह बेबी को कंसीव की हुई होती है, तो उस समय 9 मंथ तक वो चूंकि डेवलपमेंट ऑफ बेबी हो रहा है, उस समय कोई भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है उस समय। तो उसको जेस्टेशनल एमनोरिया कहते हैं जो है प्रेगनेंसी के समय। और इस समय जो है ये टेम्पोरेरी फेज होता है ऑफ द सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल न आने का टेम्पोरेरी स्टॉपेज है। और अगर इसको नहीं कंसीडर किया जाए तो एक महीने में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। इसका मतलब 12 एग प्रोड्यूस कर सकती है ह्यूमन फीमेल। और ये जो 12 एग होता है यह 2 ओवरी होती है हमारे पास। जो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ओवरी होता है एक पेयर्ड ग्लैंड के रूप में होती है या पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि अल्टरनेट, मतलब अगर एक मंथ में एक ओवरी एग प्रोड्यूस कर रही है तो दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। तो ये अल्टरनेट पैटर्न में एग को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ईच ओवरी जो है पर ईयर 6 एग प्रोड्यूस करती है। और वह एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तो नहीं होता है तो वो 2 से 3 दिन में डिजनरेट कर जाता है। तो बहुत ज्यादा उसका लाइफ भी नहीं होता है, 2 से 3 दिन के अंदर वो डिजनरेट कर जाएगा। तो उसी जिस समय वो रिलीज हो रहा है उससे 2 से 3 दिन के बीच अगर स्पर्म का मीटिंग नहीं हो रहा है उस मतलब कि एग से या सेकेंडरी ओसाइट स्ट्रक्चर से, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इस तरह से देखें तो बेबी कंसीव नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल जो है आपके 12 से 13 जो है एक प्रोड्यूस होता है पर ईयर, अगर जेस्टेशनल एमनोरिया नहीं है तब। तो इस तरीके से लगभग 500 जो है 40 या 510 इतने मतलब कि एवरेज एक मान लिया जाए तो एक प्रोड्यूस होता है एक ह्यूमन फीमेल के लाइफ में, अगर कोई भी बेबी कंसीव नहीं कर रहा है तो आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सारी एक मतलब की इनिशियल बातें थी। और प्लस oogenesis में हमने डिस्कस भी किया था कि लगभग आपका 7 मिलियन जो है आपके स्पर्मेटोगोनियल ओगोनियल सेल्स होती हैं जो डेवलप करती हैं ओवरी के अंदर किसी भी मतलब ग्राफेन फॉलिकल्स को, जिससे एग या सेकेंडरी ओसाइट स्ट्रक्चर बनता है। इसके बारे में हम लोग तो डिस्कस कर लिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो है एशियान एकेडमी के चैनल पे जाकर के यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट में इसको आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें हम oogenesis के बारे में डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो आज का टॉपिक तो केवल हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, तो उस पर आगे चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स बनाता है जो है गोनैड्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिसका नाम है, उस हार्मोन्स का नाम है GnRH। GnRH का नाम मतलब होता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स किससे बन रहा है, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन बन रहा है। और यह क्या करता है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे आकर के यहाँ पे गोनेडोट्रॉप्स सेल्स होती हैं जिनको ये स्टिमुलेट करता है। और जब ये स्टिमुलेट करता है तो यहाँ से 2 हार्मोन्स बनता है, पहला FSH और दूसरा LH हार्मोन्स बनता है। FSH और LH हार्मोन जो होता है, अगर लो कंसंट्रेशन होगा GnRH का, जो कि इनिशियली होता है, तो इसका इस दशा में क्या होगा, इस कंडीशन में FSH बनता है ज्यादा और LH बनता है कम। FSH एक सॉफ्ट हार्मोन्स के रूप में होता है, LH थोड़ा स्ट्रॉन्गर हार्मोन्स होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो FSH है वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट किस प्रोसेस को कर रहा है। देखिए यह करता है, यह ओवरी के अंदर, अभी हम ओवरी की प्रोसेस समझे तो ओवरी के अंदर क्या करता है, यह ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को जो है क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। मतलब हमारे ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे पहले ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, जैसे ही FSH बनेगा ना वैसे ही ओवरी के अंदर क्या होता है, कुछ जो है फॉलिकल्स, जिसको कुछ पहले स्पर्मेटोगोनियल से ओगोनियल सेल्स होती हैं जिनको ये स्टिमुलेट करता है लोकल एंड्रोजन, तो वह जो है प्रिमोर्डियल फॉलिकल में डेवलप होंगी। लगभग 10 से 12 फॉलिकल्स होती हैं जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल में डेवलप होता है। अब उन्हीं प्रिमोर्डियल फॉलिकल से 1 से 2 फॉलिकल जो है क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड करता है, 1 से 2 केवल, बाकी रिग्रेस कर जाती हैं, बाकी डेवलपमेंट नहीं करती हैं।
तो जो फॉलिकल डेवलप नहीं करती हैं उनको फॉलिकुलर एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। टोटल 10 से 12 चलती हैं, जिसमें केवल 1 से 2 ही डेवलपमेंट के आगे बढ़ती हैं, और उनमें भी केवल एक ही कंप्लीट डेवलपमेंट कर पाता है, उसमें भी एक जो है नहीं डेवलप कर पाता है। और इधर 10 जो ग्रेफिन जो 10 जो है प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं, जिनको हम लोग एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं, या 10 से 11 कह सकते हो। और एक जो है प्रिमोर्डियल फॉलिकल डेवलप करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन ग्रेफिन फॉलिकल्स में डेवलप करके एग को प्रोड्यूस करता है, जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से रिलीज होकर के फिर वो क्या करेगा, एग जो है क्या होगा कि ओविडक्ट में या आपका फैलोपियन ट्यूब में जाता है थ्रू द थिम्बरी, और वहां पे एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच करके वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म उस समय पहुंचता है वहां पे तो फिर दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड देन जाइगोट बन जाता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस ये है। तो यहां से वही मैं बता रहा हूं कि ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि केवल एक जो है ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा फ्रॉम द प्रिमोर्डियल फॉलिकल। रेस्ट जो है 12 में से 11 डिजनरेट कर जाता है, जिसको हम लोग एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं, और प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। फॉलिकुलर एट्रेसिया मतलब एट्रेटिक फॉलिकल का डिजनरेट होना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेफियन फॉलिकल जो हमारा बना, अगर ओवेरियन फॉलिकल डेवलप करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है ओवेरियन फॉलिकल के बाद बनता है ग्रेफियन फॉलिकल, जिसके पास जो है फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है और सेकेंडरी oocyte स्ट्रक्चर होता है। तो यह क्या करता है, यह बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं वो सेकेंडरी oocyte के साथ चारों तरफ जो लेयर होती है उसमें पहला होता है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना सबसे बाहरी तरफ, थीका एक्सटर्ना हो जाएगी, एक्सटर्ना, और उसके बाद थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा होती है। ये दोनों लेयर मिल करके क्या बनाती हैं, एस्ट्रोजन बनाती है। एस्ट्रोजन बनता है ग्रेफियन फॉलिकल के मेम्ब्रेना, ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना से बनता है। और जो है जैसे जैसे ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप करता है वैसे वैसे ये एस्ट्रोजन के लेवल राइज करता रहता है। साथ में साथ जब बहुत ज्यादा इसका कंसंट्रेशन हो जाता है तब ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है कि जब ज्यादा कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन को हो जाएगा तो यह क्या करता है कि दोनों को इनहिबिट कर देता है। किसको किसको, हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा, साथ साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिट कर देता है। इनहिबिन का काम यही होता है, फीडबैक इनहिबिशन जिसको कहते हो। और साथ में यह जो है लास्ट में क्या करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल जब रैप्चर कर जाता है तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में एग को रिलीज कर देता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो इस तरीके से हम देखें कि एफएसएच का जो फंक्शन है, ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट्स ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन, इनहिबिन और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कराएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा और यह रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte में एग को, वैसे ही ये ग्रेफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर की बॉडी होती है, और यह कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, फिर से वह सेक्रेटरी फंक्शन अटेन कर लेता है। मतलब जो अभी सेक्रेटरी फंक्शन किसके पास था, ग्रेफियन फॉलिकल के पास था, वह सेक्रेटरी फंक्शन जो स्ट्रक्चर बनेगा कार्पस ल्यूटियम उसके पास चला जाता है। कार्पस ल्यूटियम में चार्ज लेकर के क्या करता है, यह हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन, चौथा इनहिबिन। तो ये भी वही इंडिकेट करेगा कि ज्यादा मात्रा अगर एस्ट्रोजन की होगी या किसी की, तो ये भी फीडबैक इनहिबिशन इनहिबिन करता है। इनहिबिन का फंक्शन सेम है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि इस चीज को हम देख रहे हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या क्या हो रहा है। कार्पस ल्यूटियम बन रहा है, जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होकर के एक रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, वैसे ही ये ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और कार्पस ल्यूटियम ये सारे हार्मोन्स बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये हमने एक ग्राफ दिखाया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कैसे हमारा स्टेजेस हैं जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो क्या क्या उसके अंदर इवेंट्स होते हैं। जैसे हमने पहला इवेंट्स लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस इवेंट्स को कहते हैं ब्लीडिंग फेज। अब ये ब्लीडिंग फेज कैसे आती है वो समझते हैं। ब्लीडिंग फेज कैसे आती है, मान लीजिए कि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कर रही है और सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसके बाद सक्सेसिव में। तो ब्लीडिंग फेज कैसे आती है कि जो पहला वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा इसके पहले वाले में, उसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन्स फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम, वह 23rd डे के बाद, 23rd डे के बाद जो क्या होता है, ग्राफ में दिखाया गया है, 23rd डे के बाद ऑटोमेटिकली
जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसको सेंस आना चाहिए, क्योंकि 23rd डे तक ये माना जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। अगर पहला एग प्रोड्यूस हुआ है तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, और एग के आउटर मेम्ब्रेन से एक हार्मोन्स बनता है जिसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या करता है कि रिलीज होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो के आउटर मेम्ब्रेन साइड से, और यह एक तरह का प्रोटीन हार्मोन्स है, और यह जाता है कार्पस ल्यूटियम के पास, इसके रिसेप्टर्स होते हैं और इसको सेंस करता है, इसको सिग्नल करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है और इम्प्लांटेशन भी हुआ है, तो कार्पस ल्यूटियम हैज टू सस्टेन, इसको सस्टेन करना है और साथ में यह हार्मोन्स को बनाते रहना है जब तक जो है प्लेसेंटा ना बन जाए, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। तो ऐसी कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करता है। लेकिन अगर सपोज करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब एग रिलीज होने के 2 से 3 डेज के अंदर स्पर्म उससे मीट नहीं करता है, जाइगोट नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो HCG नहीं बनेगा। जब HCG नहीं बनेगा तो कार्पस ल्यूटियम को सिग्नल नहीं मिलेगा, और कार्पस ल्यूटियम में मान के चलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब मुझे फर्दर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाने की आवश्यकता नहीं। तो जब ये जो है क्या करेगा, धीरे धीरे रिग्रेस करने लगता है, तो जो कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वह इंडोमेट्रियम को, जो हमारा यूट्रस है उसकी सबसे अंदर वाली वॉल को जो है इंडोमेट्रियम कहते हैं, वह इंडोमेट्रियम को नरिशमेंट देता रहता है, सिक्रेटरी फंक्शन है इसका, और यह नरिशमेंट देता है जिससे उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपरली बनी रहती है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहता है, और प्रॉपर बेबी का डेवलपमेंट होगा जब फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, जिससे एंडोमेट्रियम की जो है ब्लड सप्लाई, जहां पे स्पाइरल आर्टरी होती है, उस रीजन को कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनल, वह डिजनरेट करने लगता है, और डिजनरेट करने के साथ साथ वहां की ब्लड सप्लाई भी डिजनरेट कर जाती है, जिससे जो भी ब्लड सप्लाई के अंदर ब्लड होता है वह रिलीज होने लगता है, और साथ ही में टिश्यू भी रिलीज करता है। चूंकि इस जो है डैमेज में ब्लड सप्लाई या ब्लड के रिलीज में एंजाइम फाइब्रोनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ब्लड क्लॉट भी नहीं करता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहां पे फाइब्रोलाइटिक एंजाइम फाइब्रोलाइसिन प्रेजेंट होता है, जो क्लॉट बनने ही नहीं देता है। इसलिए ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ये ब्लीडिंग फेज को जो है प्रोड्यूस करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ 28 डेज के बाद ब्लीडिंग फेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मतलब नेक्स्ट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिंबलिंग शुरू हो जाता है। तो ब्लीडिंग फेज कितने दिन चलता है, 4 से 5 दिन चलता है। ब्लीडिंग फेज कितने दिन, 4 से 5 दिन चलता है। तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो GnRH हाइपोथैलेमस से FSH और LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत लो होगा, क्योंकि इस समय कार्पस ल्यूटियम खत्म हो चुका है। तो इस जो है एक कोई जो है आपका सिग्नलिंग में नहीं हुआ, तो ये सारे लेवल लो रहेंगे। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि ये सारे लेवल लो रहते हैं ब्लीडिंग फेज के इनिशियल स्टेज में, और कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम हो गया, जो कि मैंने आपको बताया भी कि कार्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से डिग्रेड हो गया था, इसलिए इन सब का लेवल प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन लेवल घट गया। लेकिन जब इसका जो है आपका लेट स्टेज आता है, तो इसमें क्या होता है कि जो है उसके बाद जब 4 to 5 डेज की बात करें, तो यहां से देखो GnRH, FSH, LH, यह जो है क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है इसका लेवल, ड्यू टू निगेटिव फीडबैक ऑफ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मतलब सिग्नल नहीं जा रहा है, इसीलिए क्योंकि इसका लेवल डाउन हो चुका है, तो इस कारण जो है फिर जो है इसका लेवल बढ़ने लगता है। इनिशियली इसका डैमेज होगा और जब सिग्नल जाएगा तो बढ़ने लगता है, मतलब यह जो है जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा, मतलब कि GnRH, FSH और LH का, वैसे ही इनिशिएशन हो जाता है किसका, फॉलिकल का डेवलपमेंट। किससे, प्रिमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट ओवरी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्लीडिंग फेज खत्म और ओवरी के अंदर जो है क्या होगा, तो मतलब ब्लीडिंग फेज कहां हो रहा है, इंडोमेट्रियम से हो रहा है, लेकिन ओवरी के अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कहां हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे सारी प्रक्रिया होती है। तो ओवरी के अंदर क्या शुरू हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड फेज में इंटर हमने कर लिया। अब ये सेकेंड फेज जो होता है फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है।
इसको प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि ये ओवुलेशन की पहले की स्टेज होती है, या इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फेज में ही जब ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तब एस्ट्रोजन भी बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रोजन होता है वह ग्रेफियन फॉलिकल के ही दो लेयर से बनता है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना। तो हमारा क्या बनेगा इस फेज में? हमारा बनेगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोलिफरेशन कराएगा। जो इंडोमेट्रियम डिजनरेट हुई है उसको फिर से वो रिपेयर करेगा, क्योंकि इसका सिक्रेटरी फंक्शन होता है, वो फिर से ब्लड सप्लाई बनाएगा, इंडोमेट्रियम को पूरी तरीके से हील करके नॉर्मल कर देता है। इसका मतलब हाइपरप्लेजिया कराता है, सेल्स को बढ़ाता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं इसको। प्री ओवुलेटरी ओवुलेशन की पहली की फेज है, या फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल के डेवलपमेंट की फेज कहते हैं इसको। तो इस फेज में क्या होगा? इस फेज में देखो जीएनआरएच का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एलएच, एस्ट्रोजन और एफएसएच इस सारे लेवल जो है क्या करेंगे? इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि इस समय इन सारे हार्मोन्स की डेवलपमेंट में आवश्यकता पड़ेगी। स्पेशली जो है इसका लेवल अभी लो रहेगा, जब ओवुलेशन होगा तभी इसका लेवल बढ़ता है, जिसको एलएच सर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब हो जाएगा, मतलब ये कब होता है? ये 14th डे ऑफ जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है, जिस समय क्या होता है कि एलएच का सडन राइज होता है, एलएच की लेवल सडनली जो है इंक्रीज कर जाता है, जिसको एलएच सर्ज कहते हैं। और एलएच जो हार्मोन्स है थोड़ा सा कंट्रैक्टाइल हार्मोन्स होता है, तो यह क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कंट्रैक्शन काज करता है, जिससे उसके अंदर प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte के रूप में ओवम है वह दैट विल रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से रिलीज हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल रीजन में, जो हमारा इंटरस्टिशियम है वहां पे रिलीज हो जाता है, और फिर वहां से ओवम कहां पहुंच जाता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में वाया आपका फिम्बरी से होते हुए। इस तरीके से ओवुलेशन हो जाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द एलएच। एलएच और सारे फंक्शन करता है। एलएच का फंक्शन अगला क्या है कि अगर ये रिलीज हो गया, ग्रेफिन फॉलिकल ब्रेक कर गया, कार्पस ल्यूटियम बन गया, ओवम रिलीज हो गया जो कि जाके एम्पुला पार्ट पे जो है वेट कर रहा है स्पर्म का, और साथ में जो है जैसे ये ओवम रिलीज होता है वैसे ही कार्पस ल्यूटियम जो यहाँ पे बना हुआ है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के बाद की फेज है ये। और पोस्ट ओवुलेटरी फेज में कार्पस ल्यूटियम उन हार्मोन्स को बनाने लगता है जिनकी लिस्ट हमने यहाँ पे दे रखी है, और यह हार्मोन्स क्या करता है? फर्दर जो है जो काम एस्ट्रोजन कर रहा होता है वही काम अब जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी करने लगता है, और फिर से जो है यह क्या करता है कि नरिश करने लगता है इंडोमेट्रियम की वॉल को। सिक्रेटरी फंक्शन इसका बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, और क्या करता है? म्यूकस का लेयर बढ़ा देगा, ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन करा के जो है जो वेजिनल प्लग बना देता है ताकि फर्दर फर्टिलाइजेशन हो तो स्पर्म नहीं इंटर करे। तो बहुत सारे फंक्शन जो है आपका सिक्रेटरी फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन करता है, जो किससे रिलीज होता है? कार्पस ल्यूटियम से, और यह 14वें दिन बनता है, और 22nd डे जो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मैक्सिमम साइज होता है इसका, क्योंकि तब तक जो है अगर इसको सिग्नल आ गया, मतलब जो है 14th डे हमारा जो है क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ओवम रिलीज हुआ, वह एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब पहुंच गया। अगर उसको स्पर्म जो है 1 से 2 दिन में फर्टिलाइज कर देता है तो वह क्या होगा? जाइगोट बना करके क्लीवेज होगा और उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वह रिलीज करता है HCG, और जो हमारा ग्रेफिन फॉलिकल बना है उसको सिग्नल करता है कि इम्प्लांटेशन हुआ है। तो ग्रेफिन फॉलिकल कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज यह 22nd डे मैक्सिमम डेवलप करके 23rd डे रिग्रेस करना स्टार्ट कर दे जाता है और इससे बन जाता है एक जो है ब्लैक कलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कार्पस एल्बाइकन। ये स्ट्रक्चर के रूप में बन जाता है, एल्बाइकन बन जाता है, और ये ब्लैक कलर बॉडी रिग्रेस कर जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो। इस तरीके से देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम क्या करता है। वो बताया मैंने कि जीएनआरएच, इस सारे जो है ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज में जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच ये सारा राइज किया हुआ है, लेकिन ल्यूटियल फेज में इन सब जो है डाउन हो जाते हैं ड्यू टू जो है वेरी कंपैरेटिवली वेरी लो, एंड कार्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पे ग्राफ से दिखाया हुआ है। आप ग्राफ से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बताया है, कौन सा हार्मोन्स किस दिन ज्यादा होता है।
जैसे देखो 3-4 हार्मोन्स हमने दिखाए, रेड से हमने एस्ट्रोजन को दिखाया हुआ है, ब्लैक से हमने एलएच को दिखाया हुआ है, ब्लू से हमने एफएसएच को, और जो है ग्रीन से हमने प्रोजेस्टेरॉन को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलएच जो एफएसएच जो होता है, एफएसएच से देखें स्टार्ट करें तो जीएनआरएच के इफेक्ट में एफएसएच का लेवल राइज करता है, और साथ ही साथ लेवल जो है आपका एलएच भी रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लेवल होता है एलएच का वो 14वें दिन रहता है, क्योंकि ये होता है एलएच सर्ज, इसको कहते हैं एलएच सर्ज कहते हैं, मैक्सिमम लेयर इसी में होता है। तो ये 14वें दिन होता है, लेकिन जो एफएसएच है वो नॉर्मली जो है इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि इसको गैमेटोजेनिक हार्मोन्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह oogenesis मतलब ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और एलएच जो होता है उसके ओवम के रिलीज में हेल्प करता है। साथ ही साथ जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल जो है बढ़ रहा है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और जैसे ही 14वें दिन जो है ओवम रिलीज हो जा रहा है, मतलब 14वें दिन को ओवुलेटरी फेज कहेंगे, वैसे ही जो है क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। तो आप देख रहे हो ग्रीन वाला जो प्रोजेस्टेरॉन है वो 14वें दिन के बाद और 22nd डे जो है मैक्सिमम है, और इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कंटिन्यू करेगा, नहीं हुआ तो नहीं कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब सेकेंड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा बाय द ब्लीडिंग फेज के इनिशिएशन से। इस तरीके से आप देखोगे कि सारी चीजों को रिलेट करिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत आसान है, लेकिन आप सारी चीजों को साथ में रिलेट करना है। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा और चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिए। कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप जरूर जो है लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, क्योंकि इससे हमें मदद मिलेगी चैनल को डेवलप करने में और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी बेनिफिटेड हो और वो भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाए अच्छे से, टाइमली, और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।